यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, विगत एपिसोड में मैंने वर्ण विचार, संधि प्रकरण और समास प्रकरण पर विशद रूप से चर्चा हुई। आज आपके सम्मुख कुछ नए विषय लेकर के उपस्थित हूँ। अब उस नए विषय के रूप में विगत एपिसोड में मैंने संक्षिप्त रूप से संकेत दिया था कि हिंदी व्याकरण को तीन अलग अलग कॉलम में रखा, जिसमें पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द या पद विचार और तीसरा वाक्य विचार। जिसको क्रमशः अंग्रेजी में भी आते हैं, इसके शब्द हैं फोनेमिक्स। इसमें है मॉर्फोनोलॉजी और लास्ट में है सिंटैक्स। तीन अलग अलग फिगर हैं और इन तीन फिगर के अंतर्गत कई छोटे छोटे भी फिगर हैं जो जिनकी भूमिका अहम भूमिका होती है। इसमें से इस पर विस्तृत वर्णन हुआ, वर्ण विचार पर विस्तृत जानकारी हासिल किया हमने। और शब्द विचार में संधि और समास, इन दोनों खास तौर पर संधि और समास, इसकी भी विशद चर्चा हुई। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ूंगा, चूँकि हिंदी व्याकरण में शब्द परिवार काफी व्यापक है। व्यापकता इस मामले में है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें संस्कृत, अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन, पुर्तगाली, फ्रेंच इत्यादि विश्व की समस्त भाषाओं के शब्द किसी न किसी रूप में सम्मिलित हैं। तो स्वाभाविक है
कि विश्व की सारी भाषाओं के शब्द जब इसमें सम्मिलित हो जाएंगे तो परिवार का विस्तार होना लाजमी है। इन परिस्थितियों में भी शब्दों पर विचार करने के क्रम में थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, ध्यान देना होगा, क्योंकि जब परिवार में दो अलग अलग भिन्न भिन्न सदस्यों का सम्मेलन हो जाता है तो किसी तरह का भेद भावनाएं नहीं रह जाती है, मिट जाती है। और इस तरह से दो भिन्न परिवारों का सम्मेलन या मिलान इस ढंग से हो जाती है जैसे लगता है कि उसी परिवार का वह सदस्य है। आज के समय में, ये वर्तमान समय में हिंदी भाषा के साथ कुछ इसी तरह की बातचीत हो रही है। इस विकट समस्या में भी विचार करना अनिवार्य है कि कौन सा शब्द हमारे हिंदी भाषा के हैं, कौन सा शब्द अंग्रेजी के हैं, या कौन सा शब्द अन्य भाषाओं के भी सम्मिलित हैं। ऐसी परिस्थिति में विचार विमर्श करना या उन शब्दों का तहकीकात करना हमारा कर्तव्य बनता है। हालांकि इससे हमें या कोई भाषाई लड़ाई नहीं लड़नी है, ये तो अच्छी बात है हमारी भाषा के लिए, खासकर हिंदी भाषा के लिए, कि अन्य भाषा के शब्द भी हमारे साथ संधि कर रहे हैं, सम्मेलन हो रहा है, तो उनका हमारा स्वाभाविक है कि परिवार की संख्या बढ़ेगी, परिवार की संख्या बढ़ेगी तो सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी। ये तो हिंदी की खासियत है, इसे किसी खास विशेषता है, ये दोष नहीं माननी चाहिए। लेकिन बात जब व्याकरण की आती है तो व्याकरण में आकर के कुछ बातें अड़चन सी बन जाती है। अड़चन सी बन जाती है तब जब लोग, अन्य भाषा भाषी के लोग आंदोलन छेड़ देते हैं। जैसे वर्तमान समय में हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या तुक है? हमारे विचार से तो ये उचित नहीं लगता है। कभी आपने सुना उर्दू दिवस मनाते हुए, कभी आपने सुना अंग्रेजी दिवस मनाते हुए, कभी आपने सुना फ्रेंच दिवस मनाते हुए? फिर हिंदी दिवस क्यों? हिंदी दिवस मना करके हम हिंदी की कमजोरी को जाहिर करते हैं, यानी कहना चाह रहे हैं कि हिंदी हमारी कमजोरी की भाषा है। ये किया तो खैर, अब उस विषय पर तो थोड़ा सा विषयांतर हो जा रहे हैं, विषयांतर होना उचित नहीं है। मुख्य बिंदु पर हम आएंगे। शब्द विचार, शब्द को परिवार के रूप में हम अपनाने की बात कर रहे थे। तो शब्द परिवार में किस किस तरह के वर्गीकरण है, शब्द के भेद, शब्द की परिभाषाएं इत्यादि बिंदुओं पर विशद रूप से हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहली बात तो, चूंकि
संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा रही है। थोड़ा अपनी जननी से भी कुछ आशीर्वाद ले लें। संस्कृत में शब्द के स्थान पर पद होते हैं। पद का प्रयोग संस्कृत में होता है। और इसी चीज को हिंदी में शब्द कहा गया। हालांकि हिंदी व्याकरण में शब्द और पद दोनों को सम्मिलित किया गया है। संस्कृत में परिभाषा है, पद की परिभाषा है सुप्तिंगतम। पदम सुप्तिंगतम पदम। तिङन्तं पदम मतलब यहाँ सुप और तिंग प्रत्यय हैं। ये दोनों प्रत्यय का नाम है। जब उस उपसर्ग प्रत्यय की चर्चा होगी तो उसमें हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। ये सुप और तिंग प्रत्यय है। सुप प्रत्यय से पद निर्माण होते हैं। और तिंग प्रत्यय से धातु निर्माण होते हैं। धातु यानी क्रिया, पद यानी शब्द। शब्द निर्माण में सुप प्रत्यय का सहयोग होता है और धातु निर्माण में या क्रिया निर्माण में तिंग प्रत्यय का सहयोग होता है। इसमें इसके अंतर्गत 21 प्रत्यय हैं और इसके अंतर्गत 9 प्रत्यय हैं अलग अलग कालों में। ध्यान देने की बात है कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो सुप प्रत्यय में 3 वचनों में बांट करके और तिंग प्रत्यय को भी 3 वचनों में बांट करके रखा गया है। इसमें कहा जाए तो मुख्य रूप से 21 ही है, लेकिन और 3 जोड़ करके 24 बनाया जाता है। हालांकि इसको 3 न भी जोड़ें तो कोई बात नहीं, मुख्य रूप से 21 है और इसमें 9 हैं। इसमें मुख्य और गौण की बात नहीं है, मुख्य है वही सब कुछ है। जैसे आप संक्षिप्त रूप से आपको ध्यान देना चाहूँगा कि जैसे बालक शब्द रूप बनाते हैं संस्कृत में, बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, इस तरह से। तो उसमें यही प्रत्यय का योग हो रहा है। और धातु में तीतः अंति सीथ थ आमी आवह आम, तीतः अंति सीथ थ आमी आवह आम, इस तरह से 9 प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ये सामान्य रूप में मैं कह रहा हूँ, केवल वर्तमान काल के रूप में चला रहा हूँ।
शब्द का वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल नहीं होता, वो क्रिया के आधार पर वर्तमान, भूत, भविष्य में परिवर्तन होता है। इस तरह से तो ये दोनों के सहयोग से पद का निर्माण होता है, यानी शब्द का निर्माण होता है। ये संस्कृत की बात है। हिंदी में क्या देखते हैं शब्द की परिभाषा? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर सार्थक समूह की बात हो रही है। सार्थक समूह के होने का मतलब है जैसे क, अ, म, अ, य, अ। इतने सारे वर्ण हैं। इन सभी वर्णों को आपस में जोड़ते हैं तो बनेगा कमल। और एक है, अब इस कमल में 3 वर्ण हैं मुख्य रूप से। ये तो ध्वनियों की चर्चा होगी, इतनी ध्वनियाँ हैं। अब इस कमल शब्द को ऐसे करें, ऐसे भी लिख सकते हैं, अक्षर वही रह गए कि वही उलट दिए, दाएं बाएं कर दिए। इस तरह से वही ध्वनि वही है, केवल ध्वनियों का हेर फेर हो गया, दाएं बाएं हो गया। तो इस तरह से अलग अलग रूप में, अलग अलग क्रम में जुड़ करके ये 4 स्टेज में आ रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ। अब बताइए कि इसमें सार्थक समूह कौन सा होगा, किसका सार्थक समूह बनेगा? स्वाभाविक है, ये सार्थक शब्द ये हैं, दूसरा सार्थक शब्द ये हैं, ये सार्थक शब्द नहीं है। तो सार्थक शब्द नहीं है इसलिए नहीं है कि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसी तरह से इसमें भी इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकले निरर्थक है। मैं सिर्फ सार्थक समूह को कह रहा हूँ। सार्थक समूह की जब बात होगी वही शब्द कहलाएंगे, वही शब्द की कोटि में रखे जाएंगे और उन्हीं शब्दों पर व्याकरण विचार होगा, अन्यथा कोई विचार नहीं। सार्थक शब्दों पर ही व्याकरण में विचार किया जाएगा। निरर्थक शब्दों का कोई जब अर्थ ही नहीं है तो फिर विचार क्या करना है, सामान्य सी बात है। इस तरह से ये शब्द की परिभाषा से संबंधित बातें हो गई। ध्यान में रखेंगे हमेशा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक किस रूप में कैसे होगा, ये इस बात की विस्तृत रूप से मैंने यहाँ स्पष्ट किया। अब इसी बात को की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शब्द का परिवार कितना विस्तृत है
उसकी संक्षिप्त परिवार का वर्गीकरण हम करके देखेंगे। उसके बाद उन पर एक एक परिवार को मैं लेकर विस्तृत चर्चा होगी। तो आगे देखते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत विविध प्रकार के भेद विविध दृष्टिकोण से किया गया है। हालांकि ये सभी दृष्टिकोण आपको वर्तमान समय में डॉक्टर वासुदेवानंदन द्वारा रचित और डॉक्टर वचनदेव कुमार के द्वारा रचित हिंदी व्याकरण और रचना की पुस्तकों में वर्गीकरण किया गया है। इस प्रकार वर्गीकरण, इन्हीं वर्गीकरण को आधार मान करके हम आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। दूसरी बात, ये जो शब्द परिवार है, इन शब्द परिवार से संबंधित विविध प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी आपको यहीं मिल जाएंगे, जैसे तत्सम तद्भव से संबंधित, देश विदेश से संबंधित, पर्यायवाची है, विलोम है, समानार्थी है, ये सब विस्तृत रूप में है। तो देखते हैं किन किन दृष्टिकोण को अपनाया गया है यहाँ शब्द परिवार के अंतर्गत। तो शब्द परिवार का भेद विविध दृष्टिकोणों के आधार पर किया जाता है, जैसे अर्थ की दृष्टि से सार्थक और निरर्थक। अर्थ की दृष्टि से यानी अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक दो भेद किया गया। निरर्थक शब्दों पर व्याकरण के कोई विचार विमर्श नहीं, बच जाता है सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्दों में इस तरह के इतने सारे शब्द आएंगे, जैसे एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द के मतलब होता है कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका मात्र एक ही अर्थ निकलता हो। अनेकार्थी का मतलब होगा कि एक से अधिक अर्थ निकलता हो। समानार्थी मतलब समानार्थी या पर्यायवाची शब्द उसी को कहा जाता है। फिर विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, और श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। ये सभी जो 5 कोटि हैं, ये सार्थक शब्दों के परिवार में है। दूसरी दृष्टिकोण ये है, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद, 5 भेद मैंने किया है। वर्तमान समय में जो देखे जा रहे हैं व्याकरण की पुस्तकों में, मूल रूप से व्याकरण की पुरानी पुस्तकें जो भी मिलेंगे उसमें 4 ही भेद किए गए हैं, लेकिन मैंने 5 भेद रखा है। इसकी स्पष्टीकरण आगे के मैं करूँगा। ये व्युत्पत्ति या व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो है, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज या देशी, चौथा विदेशज विदेशी या आगत, और 5वां है संकर शब्द। रूप या प्रयोग की दृष्टि से 2 भेद किए गए हैं, विकारी और विकारी। तो विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये हैं। ये 4 जो हैं विकारी के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी के हैं क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 4 जो हैं, ये 4 और ये 4, ये दोनों को मिला करके अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं। यही पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग
चैप्टर के रूप में बताया जाता है हिंदी में सब और अंग्रेजी व्याकरण में। ये 3 दृष्टिकोण तो आपके सामने स्पष्ट है। चौथे दृष्टिकोण है रचना या बनावट के दृष्टिकोण से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इस पर भी विस्तृत चर्चा होगी। वर्तमान समय में जो हिंदी व्याकरण उपलब्ध हैं विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, उन व्याकरणों में यही 4 दृष्टिकोण की व्याख्या की गई है, स्पष्टीकरण किया गया है। मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ, इसी चीज को मैं परीक्षा उपयोगी बना करके प्रस्तुत करूंगा। आज हम इस एपिसोड में शब्द के विभेदीकरण यानी शब्द के भेद किन किन दृष्टिकोण से किया गया है इसकी चर्चा, और फिर अगले एपिसोड में मैं एक एक दृष्टिकोण पर विशद चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, साधुवाद। प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए।